नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एकेडमिक स्कोर। 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है। इस इंडिपेंडेंस डे को हासिल करने के लिए हमें बहुत खून बहाना पड़ा, बहुत सारे देशभक्त शहीद हुए। सच बात यह है कि ये हमारे पूर्वजों का वरदान है हमारे लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस डे के लिए 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया। इसके साथ बहुत गहरा रिश्ता है जापान का, वर्ल्ड वॉर 2 का। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। But first of all, if you have not subscribed to this channel, please subscribe first and tap the like button and share this video. सबसे पहले मैं बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ किस किस देश के बीच में। ये वॉर हुआ था एलाइज और एक्सिस पावर के बीच में। एलाइज में थे यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया और ग्रीस। और एक्सिस पावर में थे नाजी जर्मनी, इटली और जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1 सितंबर 1939 में, जब नाजी जर्मनी पोलैंड की तरफ अग्रसर किए। कुछ लोगों की ये कहना है कि ये वॉर स्टार्ट हुआ सीनो जापान वॉर से 1931 से। इसको लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी है। तो ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट क्यों हुआ था? इसका पहला रीज़न ये था कि जापानीज मिलिट्री का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। दूसरा ये था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साइन किया गया था। और ये ट्रीटी जर्मन के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्मफुल था और फ्रांस ने इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया। और इसका फ़ायदा लेकर जर्मनी इसको भड़का के 1933 में पावर में आ गया हिटलर और आते ही अग्रेशन स्टार्ट कर दिया। और तीसरा था लैंड ऑक्यूपाई करना। जापानीज आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो लोग लैंड ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया फॉर बेटर रिसोर्स। दूसरी तरफ जर्मनी का भी यही हाल था, वो लोग भी लैंड ऑक्यूपाई करने की कंपटीशन में लग गए। आप इस तस्वीर में ठीक से देख सकते हो, ये है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये सब है एलाइड नेशंस। और आप ये जो रेड कलर में दिख रहे हो, ये है जर्मनी, ये है इटली, ये है जापान। आप ये जो देख रहे हो ना, ये सब एक्सिस नेशंस है रेड कलर में। और आप ये जो देख रहे हो, ये सब एक्सिस नेशन का कॉलोनीज है। ओके, आप यहाँ पे जापान को देख सकते हो, ये कितना बड़ा एरिया ऑक्यूपाई किया है। ये आप बर्मा से लेके देख सकते हो, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से ही ये पूरा इलाका जापान ने ऑक्यूपाई किया। हम यहाँ पे पूरा वर्ल्ड वॉर नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे फोकस करेंगे मेनली जापान के ऊपर। जापान 1939 से 1943 तक अपना एक्सपेंशन करता गया, ये बर्मा से लेकर पूरा एरिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तक जापान ने एक्सपेंशन किया। ऑस्ट्रेलिया पर भी बहुत बम्बिंग की जापान ने। और फिर 1943 से अपना ऑक्यूपाई किया हुआ लैंड खोने लगा। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन था यूएसए की। और 1945 आते आते जापान का ऑक्यूपाई किया हुआ 90% लैंड यूएसए और यूएसएसआर के कब्जे में आ गई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फाइनल ईयर में एलाइज जापानीज मेन लैंड में अटैक करने के लिए प्रिपेयर्ड हुआ था और जापानीज की 67 सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया था। वही दूसरी तरफ 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने बर्लिन में एक बंकर के अंदर सुसाइड कमिट कर ली उसकी पत्नी के साथ। एक्चुअली एडोल्फ हिटलर कमिटेड सुसाइड बाय स्वेलिंग ए साइनाइड कैप्सूल, और उन्होंने अपने माथे पे शूट किया था। और फिर जर्मनी ने सरेंडर कर दी 8 मई 1945 को। ये इंस्ट्रूमेंट, ये है सरेंडर का इंस्ट्रूमेंट। इसे साइन किया गया था 8 मई 1945 को रात में बर्लिन में। इसके साथ यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एकदम से ख़त्म हो गया। अब एलाइज का पूरा अटेंशन था पैसिफिक थिएटर में। और एक बात मैं बता दूं, दुनिया का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था 16 जुलाई 1945 में। ये एक प्लूटोनियम इम्पल्स डिवाइस टेस्ट था और इसे किया गया था लॉस एलामस से 210 माइल साउथ में। और आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है यूएसए, ये है लॉस एलामोस, और इससे 210 माइल दक्षिण में ये प्लूटोनियम न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। एलाइज ने 26 जुलाई 1945 में एक अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की जापानी आर्मी से। अनकंडीशनल की मतलब जापानीज का कोई भी मांग यहाँ पर पूरी नहीं किया जाएगा, पर जापानीज ने इसे इग्नोर किया और अल्टीमेटम वॉर को कंटिन्यू किया। 8 अगस्त 1945 में एलाइज ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर एटॉमिक बॉम्ब को प्रोड्यूस किया और इसे मरीना आइसलैंड के टिनियन में स्टोर किया गया ताकि डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप ये देख सकते हो, ये है जापान और इसके ईस्ट साइड में ये है मरीना आइलैंड। और जुलाई 25 में एलाइज ने ऑर्डर दी कि जापान की 4 शहरों में बम्बिंग किया जाएगा। और फाइनली 6 अगस्त को पहला B-29S ड्रॉप किया गया हिरोशिमा पर।
और ये एक यूरेनियम गन टाइप बम था। इसे लिटिल बॉय कहा जाता है। और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर सेकेंड B-29S ड्रॉप किया गया और ये एक प्लूटोनियम इम्पल्सन बम था। इसे फैटमैन कहा जाता है। आप ध्यान में रखना, पहला वाला यूरेनियम टाइप और दूसरा वाला प्लूटोनियम टाइप। और B-29S इसका मॉडल नंबर है। और ये फैटमैन और लिटिल बॉय इसे भी ध्यान में रखना। जब हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्टिंग हुआ उसी वक्त 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी इस ब्लास्टिंग में। और इसके बाद ब्लास्टिंग के दौरान जो रेडिएशन हुआ उसमें करीब 1.5 लाख लोग मरे थे। और नागासाकी में इंस्टेंट 40,000 लोग मर गए थे और रेडिएशन के दौरान 80,000 लोग मरे थे। लगभग इन दोनों शहर का आधा पॉपुलेशन खत्म हो गया था पहले दिन में। और फिर फाइनली जापान ने सरेंडर कर दी 15 अगस्त को। अगर 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर नहीं किया होता तो 17 अगस्त को एक और बम गिराने का प्लान था एलाइज का। और हिरोशिमा और नागासाकी को टारगेट किया गया था इसलिए क्योंकि इन दोनों शहर में ज़्यादातर मिलिट्री इक्विपमेंट बन रहा था। टोक्यो में छोटा मोटा बम ब्लास्टिंग हो रहा था, तो टोक्यो में कारखाना पहले से ही डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसलिए टोक्यो को टारगेट नहीं किया गया। और फिर 2 सितंबर में जापान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन किया टोक्यो में। और फिर इफेक्टिवली सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टोटली खात्मा हुआ। और जापान का ऑक्युपाई किया हुआ कोरिया का जितना पार्ट यूएसएसआर ने ऑक्युपाई किया था वो बना नॉर्थ कोरिया, और जितना पार्ट यूएसए ने ऑक्युपाई किया था वो बना साउथ कोरिया। यहाँ पर कंट्रोवर्सी है कि यूएसए ने ऐसा स्टेप लिया क्योंकि यहाँ पर समुंदर से जाके मेनलैंड में अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। और जापानीज़ की तरफ से ये कहा गया कि इतना बड़ा डिजास्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जापानीज आर्मी खुद को विथड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था अंदर ही अंदर। अब हम आते हैं इससे हमारा 15 अगस्त के साथ क्या रिलेशन है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लॉर्ड माउंटबेटन सुप्रीम एलाइड कमांडर था साउथ ईस्ट एशिया कमांड का, और लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया का लास्ट वाइसरॉय भी था। इस 15 अगस्त को उन्होंने ही रिकमेंड किया था इंडिया का इंडिपेंडेंस डे के लिए, क्योंकि इस 15 अगस्त में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। इसी को मेमोराइज करने के लिए 15 अगस्त को ही चुना गया था। इस वर्ल्ड वॉर में इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन था क्योंकि इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो यहाँ से भी एलाइज की तरफ से अराउंड 25 लाख सोल्जर लड़े थे। इनमें से 74,000 की मौत हो गई थी वर्ल्ड वॉर के दौरान। एक और बड़ी बात, इस वर्ल्ड वॉर के दौरान बंगाल में 30 लाख से भी ऊपर लोगों की मौत हो गई थी सिर्फ भूखमरी से, क्योंकि सारा अनाज चावल ब्रिटिश आर्मी को पहुंचाना था, इसीलिए बंगाल में ठीक से खाना भी नहीं मिला। सिर्फ खाने की कमी की वजह से इतने सारे लोगों की मौत हो गई। आप ये तस्वीर देख सकते हो, ये बंगाल के लोगों की तस्वीर है। बस यहाँ पे आप हड्डी के ऊपर चमड़े देख सकते हो। और ब्रिटिश रूलर का ये ऑर्डर भी था कि कोई भी तस्वीर बाहर नहीं निकल के आए। अब बंगाल का एक न्यूज़पेपर था द स्टेटमेंट, बस उन्होंने ही इस तस्वीर को निकाली थी। खैर, इसके बारे में हम बाद में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। इस इंसिडेंट्स को हिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं दिया, और एनसीईआरटी ने तो इसको एकदम ही स्पेस नहीं दिया, बस एक ही लाइन दिया है इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा पहले तो सब्सक्राइब करो, उसके बाद लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपके दिमाग में कुछ आए तो नीचे कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।